अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम बोगोमिल गांव का मंजर देखते हैं, जहां हैंगरी सिपाही अपने रहने के लिए जगह तलाश कर रहे होते हैं। स्टीफन के सिपाही उनके साथ झगड़ा करते हुए उनसे कहते हैं, हम जहां जगह तुम्हें देंगे तुम वहीं रहोगे। ये सुनते हुए हैंगरियों का कमांडर उनसे कहता है, अगर ये गाँव हमारे लिए मुख्तस किया गया है तो हम जहाँ चाहें वहीं रह सकते हैं। स्टीफन ये सुनकर अपने सिपाहियों से कहता है, ये जैसे ही चाहते हैं ऐसा ही किया जाए। ये सुनने के बाद हैंगरी सिपाही स्टीफन के सिपाही को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है। स्टीफन का कमांडर ये देखते हुए स्टीफन से कहता है, हैंगरियों ने अभी से ही हमारा सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया है। स्टीफन कहता है, हमें मेहमत के साथ अपनी जंग तक सब्र करना होगा। कमांडर कहता है, सोना और अनाज भी अभी तक नहीं पहुंचा। अगर हम इन्हें खिला ना सके तो हम इन्हें काबू नहीं रख पाएंगे। इस पर स्टीफन कहता है, मलका कैटरीना की आमद करीब है। कमांडर कहता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो, वरना ये आदमी जिन्हें हमने मदद के लिए बुलाया है हमारा खात्मा कर देंगे। स्टीफन कहता है, हिम्मत मत हारो, हमने एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया है। हम सुल्तान महमद और उसकी फौज को बोस्निया के पहाड़ों पर ही खत्म कर देंगे। अगले मंजर में हम मकसूद आगा को देखते हैं, जिसके पास एक शख्स मदद की गर्ज से आया हुआ होता है। मकसूद आगा उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ उल्लू की तरह खड़े रहोगे? बोलो, तुम्हारा मसला क्या है? वो बूढ़ा शख्स कहता है, आगा, आपने बहरे रूम में डूबने वाले जहाज के बारे में सुना होगा। वो जहाज हमारे लिए मसाले लाता था। जब तूफान ने उसे उलट दिया तो हम फंस गए। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हमने अपना सारा पैसा उस माल पर लगा दिया था। हमारी हालत बहुत खराब है। इस पर मकसूद आगा पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं? वो शख्स कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास इतने हैं या नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे सिक्कों की जरूरत है। हमारे पास जो सिक्के हैं वो निशानेबाज के पास नहीं है। तुम्हें कितने सिक्के चाहिए वो बताओ। वो शख्स कहता है, हमें 1000 सिक्कों की जरूरत है। मकसूद आगा कहता है, समझो काम हो गया आगा, लेकिन तुम मुझे वापस कर्ज 2000 सिक्के अदा करोगे। इस पर वो बूढ़ा शख्स कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है आगा? मकसूद आगा कहता है, बकवास बंद करो, हमारी मर्जी है। हम तूफान में फंसे जहाज का कोई हाल निकालेंगे। तुम मेरे पास से लोगे? वो बूढ़ा शख्स गमज़दा हालत के साथ कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। हमें कब मिलेंगे? इस पर मकसूद आगा कहता है, मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। जैसे वो बूढ़ा शख्स वहाँ से जाता है, मकसूद आगा का सिपाही उससे कहता है, आपने ये क्या किया मकसूद आगा? आप जहाज़ों को बहा ले जाने वाले तूफान की तरह छा गए, लेकिन हमारे पास 1000 सिक्के कहाँ हैं? इस पर मकसूद आगा कहता है, हमारे पास नहीं, लेकिन एक जगह है जहाँ से मिल सकते हैं। वो जा खबर भेजो, इरफान को आने को कहो। वो शख्स कहता है, इस मामले से इरफान का क्या ताल्लुक है? मकसूद आगा हंस कर खड़े होते हुए कहता है, तुम बस मेरी बात सुनो, हम बहुत पैसे कमाएंगे आगा, बहुत ज्यादा। उधर ओजाक का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ इरफान अपने एक जीनी चीनी सिपाही के साथ बैठा होता है। इरफान उस सिपाही से कहता है, क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी रुस्तम आगा? हम ओजाक में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए और ओजाक में ही मरेंगे, बस यही इंसान की किस्मत है। रुस्तम आगा कहता है, बंदे को कोशिश करनी चाहिए आगा। इरफान आगा कहता है, अगर किस्मत में हो तो कोशिश के पीछे गधे भागे। तभी एक सिपाही आकर इरफान आगा से कहता है, हुसैन आगा ने कहा है कि बावर्ची खाने में राशन नहीं पहुंचा, नए लड़के मश्क के लिए नहीं आए, तुम्हारा साथी इन चीजों को देखता था। इरफान आगा कहता है, जब तुम नहीं थे तब भी इस जगह ये काम चलते थे, जब तुम हो तब भी चलेंगे। मेरा पहले दिमाग उलझा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता, चलो जाओ यहाँ से। वो सिपाही बगैर जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। रुस्तम आगा कहता है, काश आपने ऐसा ना कहा होता आगा। अब वो भागकर हुसैन आगा को बताएगा। इरफान आगा कहता है, मैं उसके आगा से अलग गुस्से हूँ और इसके चमचे से अलग। मैंने कहा ना रुस्तम आगा, यही इंसान की किस्मत है। रुस्तम आगा कहता है, बदलनी चाहिए, लेकिन नहीं बदलती। अब ये बातें छोड़ो और चलो उठो। तभी एक मकसूद आगा का मुखबिर जो इरफान आगा की तरफ मकसूद आगा का पैगाम लेकर आता है। वो शख्स इरफान आगा से कहता है, ये पुराने साथियों में से मकसूद आगा ने भेजा है आगा, वो आपसे मिलना चाहता है। ये कहते साथ वो वहाँ से चला जाता है। रुस्तम आगा इरफान आगा से पूछता है, मकसूद का तुम्हारे साथ क्या काम हो सकता है आगा? मकसूद इरफान की चिट्ठी पढ़ते हुए रुस्तम आगा से कहता है, अगर ऐम ना होता तो ना बुलाता, तुम पहरेदारी ठीक से करना, मेरी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं लगना चाहिए, क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए रुस्तम। इसके बाद हम सुल्तान और बाली साहब को देखते हैं। बाली साहब चिट्ठी हाथ में पकड़े हुए सुल्तान से कहते हैं, सफेद कबूतर बहादुर पाशा की तरफ से मलका कैटरीना को पकड़ लिया गया और सोने पर कब्जा कर लिया गया है। ये सुनते ही सुल्तान कहते हैं, आला। अब बहादुर पाशा जानते हैं कि क्या करना है और इसके बाद अली साहब से पूछते हैं, काला कबूतर? अली साहब उस काले कबूतर से चिट्ठी को निकालते हैं और पढ़ने के बाद गमज़दा हालत के साथ सुल्तान से कहते हैं, हमारे सिपाही शहीद हैं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, दोस्त सलामत रहें। अली साहब कहते हैं, हमारे कुछ अकंजी लोका की बंदरगाह गए, लगता है कि अनाज भी दुश्मन के हाथ लग गया है। सुल्तान कहते हैं, सोने पर कब्जा करने के साथ साथ हमने उनके हाथ काट दिए, लेकिन अनाज उन्हें सांस लेने का मौका देगा। अली साहब कहते हैं,
ہنگری کی فوج کا پیٹ بھرنے کے لیے کل ملا کر چند مہینے کافی ہیں سلطان معظم، سلطان کہتے ہیں، لیکن اس دوران انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ علی صاحب کہتے ہیں پھر یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں سانپ کا زہر اس کی دم میں ہوتا ہے علی صاحب، ہم نے وہ دم کاٹ دی لیکن دم دوبارہ اگ آتی ہے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ علی صاحب کہتے ہیں سانپ کا ساری کچل دینا چاہیے سلطان معظم۔ اس کے بعد جنگل کے اندر ہم ولاد اور اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو سلطان کی بندرگاہ سے ان کے سپاہیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے تمام سامان کو لوٹ کر جنگل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ولاد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مبارک ہو میرے پیادوں۔ پیدری ہنستے ہوئے کہتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے عثمانی خون نہیں بہایا تھا لیکن اب مجھے سکون مل چکا ہے۔ سلیمان کہتا ہے یہ آپ کی تیز عقل کی بدولت ہے وہ ودا۔ ولاد کہتا ہے استغفر اللہ کارمان اوگلو۔ یہ سنتے ہی پیدری اور سلمان ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ولاد مزید کہتا ہے ابھی انتظار کرو۔ پیدری پوچھتا ہے انتظار کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم یہ افلاک نہیں لے جائیں گے؟ ولاد کہتا ہے ہم انہیں بوسنیا لے جائیں گے، ہمیں اپنی قدرت ثابت کرنی چاہیے، ہمیں اتحاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جنگل کے اندر ہم بایزید، اسحاق پاشا اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ شہزادہ بایزید غصے کے ساتھ تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا ان سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے شہزادے، ایک نشانہ لگاتے ہیں تو وہ 1000 بن جاتا ہے، آپ کی مہارت بے مثال ہے۔ شہزادے بایزید ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں کاش میری قسمت بھی میری مہارت کے نور سے کچھ حصہ پا لیتی لالا۔ اسحاق پاشا پوچھتے ہیں کیا بات ہے میرے شہزادے، کیا چیز آپ کے دل پر سایہ کیے ہوئے ہے؟ بایزید کہتے ہیں فتح سے پہلے کی اس گھڑی میں میں ایک دور دراز جگہ پر صرف تربیت ہی کر رہا ہوں لالا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے؟ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ غصے کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں ایسا مت کہیے میرے شہزادے، آپ نے سوار لشکریوں کو فتح میں شامل ہونے پر آمادہ کیا، آپ نے چینی چیری کو آگ سے بچایا، آپ اپنی ذمہ داری پورے طور پر نبھاتے ہیں، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بایزید کہتے ہیں ضرورت ہے لالا، بہت ضرورت ہے، مجھے سلطان کی نظر میں اپنی قدر بڑھانے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ ستارہ جو 35 میں چمکا تھا میں اسے مدھم نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ جنگ کا مطلب فتح ہے اور فتح کا مطلب شہرت ہے۔ سپاہی چاہتے ہیں کہ ان کا شہزادہ ڈھال اور تلوار کے ساتھ فتح یاب ہو، لیکن میں تو فتح میں شامل نہیں ہو سکا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں میرے شہزادے فکر مت کیجیے، جس طرح میرا ایک ہاتھ وزیر اعظم کی حیثیت سے دیوان اور ریاست پر ہے، اسی طرح میرا دوسرا ہاتھ ہمیشہ آپ کے کندھے پر بطور لالا رہے گا۔ تقدیر ہمیشہ ہمارے راستوں پر نگاہ رکھتی ہے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔